नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में एक चीज आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पीएसयू बैंक है और बेसिकली इस कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया है कोविड के बाद, वो देखने में कुछ अलग लेवल का देखने को मिला डेटा। क्योंकि वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए मार्च के अगर डेटा दिखा दूं, जो अभी करंट मार्च का रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो हर मार्च का डेटा देखेंगे तो कंपनी लगातार खुद का सेल्स जो है, मतलब कंपनी के जो रेवेन्यूज है, बैंकिंग के सेल्स नहीं होता है, बैंकिंग का रेवेन्यूज होता है। तो रेवेन्यूज के हिसाब से देखा तो कंपनी इस बार हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया। और देखिए कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी उसको पेमेंट करना पड़ा। उस बेसिस में कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको भी कंपनी मिटाना पड़ा। तो सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट आने से पहले एक एक चीज मुझे और भी पॉजिटिव लगा कि जो एक टाइम कंपनी का फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में हुआ करता था, आज वो पॉजिटिव है। ज्यादा से ज्यादा बैंक में आपको फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो आपको नेगेटिव दिखेगा। अगर नेगेटिव दिखे तो कंपनी प्रॉफिट कहाँ से कर रहा है? कंपनी का अदर्स इनकम से। तो अदर्स इनकम से कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है, वही अदर्स इनकम कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट करते हैं। तो इस बार कंपनी को कितना बूस्ट किया आप देख सकते हैं। कंपनी के ऊपर पिछले सालों में सिर्फ 840 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो 1230 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 1000 करोड़ के आसपास। मतलब यहाँ पे बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, मजेदार बात यही है कि कंपनी का ग्रॉस एनपीए जो है वो 7% के आसपास हुआ करता था। हमेशा कहा जाता है कि ग्रॉस एनपीए एटलीस्ट दो 2 से 3% के नीचे होना चाहिए, 2 से 3% के नीचे होना चाहिए। अगर 2 से 3% के नीचे हो तो ठीक ठाक कंपनी चल रहा है। तो यहाँ पे कितना कर दिया कंपनी ने इस बार, 1.88%। चलो, उसके साथ साथ नेट एनपीए हमेशा कहा जाता है कि एटलीस्ट 0.80 के नीचे हो तो बेस्ट माना जाता है। मैं तो हमेशा 0.60 के नीचे देखता हूँ। क्या सही में 0.60 के नीचे है? बिल्कुल है। पहले तो 2-2.5% के आसपास कंपनी का एनपीए देखने को मिलता था, आज 0.20 के आसपास है। अभी जो बिगिनर इन्वेस्टर है, जो अभी अभी मार्केट से काम करने के लिए आया है, तो उसके लिए बता दूं, किसी भी बैंक्स के लिए, किसी भी, ध्यान से इस चीजों को सुनना, किसी भी बैंक और किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए हमेशा एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस रोल यहाँ पे रखते हैं। तो एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं? देखिए बैंक का काम क्या है? बैंक का काम लोन देना। तो लोन जो बैंक ने दिया, मान के चलिए यहाँ पे 3 व्यक्ति को बैंक ने लोन दिया और तीनों को 100-100 करके रुपीज का लोन दिया। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 100-100 करके रुपीज का लोन दिया, तो दो व्यक्ति तो 100 रुपीज के साथ ये भी बताया गया कि 10 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 110 रुपीज वापस करना पड़ेगा। तो इन्होंने 110 रुपीज वापस किया, सेकंड व्यक्ति ने भी 110 रुपीज वापस किया, मगर थर्ड व्यक्ति ने टोटल 80 रुपीज वापस किया। बाकी पैसा वो नहीं दे पाएंगे। वो बता रहा कि मेरा बिजनेस डूब गया, बाकी मेरा जो 20 पैसा उसके साथ इंटरेस्ट मतलब 30 रुपीज में नहीं दे पाऊंगा। तो देखिए बैंक ने कितना लोन दिया था, बैंक ने टोटल लोन दिया था 300 रुपीज, और अभी उसको कितना मिला, 280 रुपीज मिला। तो 280 रुपीज को बैंक को मिला। तो 280 रुपीज मिलने के कारण कंपनी के ऊपर तो घाटा हो गया, कितना, 20 रुपीज का। तो उसके साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट मिलना था वो भी तो नहीं मिला। तो यही जो घाटा है इसको एनपीए कहा जाता है। तो इस एनपीए कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में अगर फिर से वो लोन देना चाहे तो वो तो 300 रुपीज में लोन नहीं दे पाएंगे, उसको 280 में लोन देना होगा। तो बार बार इसी सिचुएशन के कारण गवर्नमेंट बैंक बुरी तरीके से फंसते थे। आज गवर्नमेंट बैंक खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया और अलग लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसलिए मैं महाराष्ट्र बैंक के ऊपर पॉजिटिवली एक ट्रेड लिया। वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था, एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से। लंबा सा मतलब आज का जर्नी नहीं है, वो जर्नी अगर देखेंगे तो शायद आपको जर्नी देखने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक लंबा सा जर्नी है। बेसिकली 2015 से लेकर एक लंबा सा जर्नी हुआ। देखिए इतने दिनों के जर्नी के बाद भी कोई पैटर्न बन रहा है, तो खुशी की बात यही है कि लंबा सा पैटर्न बना कप विद 100 का, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके वो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट रिटेस्ट करने के बाद नीचे भी आया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर में एटलीस्ट 55 रुपीज के आसपास मेरा एंट्री है। इस लेवल में मैं एंट्री करके रखा हूँ और मेरा जो टारगेट है वो टारगेट लेके चलूंगा करीबन 95 रुपीज के आसपास। तो आप कहेंगे सर क्या मैं भी एंट्री ले लूँ? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि देखिए हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, हमेशा मैं जितने वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, किसी भी वीडियो को देखकर आप एंटी मत लेना। ये मेरा खुद का ट्रेड है, मैं सिर्फ यही आपको सिखाना चाहता हूँ कि ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से फंडामेंटल फाइनेंशियल को एनालिसिस करके उस कंपनी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। देखिए कोई कंपनी इसके ऊपर एंटी लिया और वो आपको प्रॉफिट देगा 100%, ऐसे कोई भी गारंटी नहीं होता, कोई भी गारंटी नहीं है। हाँ, अगर लार्ज कैप कंपनी के ऊपर निवेश किया तो वो आपको प्रॉफिट जरूर देंगे, मगर टाइम शायद मान के चले 2-3 साल 5 साल भी लग सकते हैं। तो शायद मान के चले 30% रिटर्न के लिए 3 साल वेट करना पड़ सकता है। तो ऐसे आपको हमेशा पॉजिटिवली थिंकिंग लेकर चलना होगा, हमेशा बैक टेस्टिंग करके काम करना होगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मेजोगंडक। और हाँ, इस वीडियो में अगर अच्छा कुछ डेटा अपडेट आपको मिला तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। साथ ही साथ आपके पास अगर महाराष्ट्र बैंक के शेयर भी है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है माजागन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो माजागन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है। मैं इसीलिए हाई ग्रोथेबल कंपनी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा जो डिफेंस सेक्टर है उसके ऊपर लगातार जो बिल है वो पास करते चले जा रहे हैं, लगातार लगातार इन्वेस्टमेंट जारी रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है। तो बहुत सारे देशों से खतरा है, बेसिकली चाइना से भी है, बेसिकली देखा है तो पाकिस्तान से तो हमेशा मतलब 365 डेज में हमेशा इसी तरीके से सोचते रहते पाकिस्तान के इंडिया के कश्मीर वो ले लेंगे, इंडिया को वो खुद के कब्जे में ले लेंगे, इस तरीके से चलते रहते हैं। वो देखिए मैं किसी कंट्रीज के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं इस तरीके से बातचीत आप हर जगह पे हर न्यूज़ चैनल में देखने को मिल जाते हैं। तो इंडिया को स्ट्रांग करने के लिए डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि आज चाइना डिफेंस सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ यूएस डिफेंस सेक्टर में स्ट्रांग है। और एक मजेदार बात बता दूं कि यूएस ने एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। वो खेल क्या है मैं आपको बता दूं कि यूएस कुछ सैंक्शन लगाने वाला है इंडिया के ऊपर, क्योंकि यूएस देख रहा है कि इंडिया खुद डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है, बहुत सारे ड्रोन्स बनाकर रसिया और इसराइल को वो बेच रहा है, जिसके चलते यूएस को तो झटका लगेगा, मिर्ची तो लगेगा। तो इसलिए ये सैंक्शन लगाने वाला है इंडिया के कुछ कंपनीज के ऊपर। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी भी स्ट्रांगली ग्रोथेबल कंट्रीज है। और कोई सैंक्शन लगाएगा तो खतरा उसी का होगा, क्योंकि यूएस चाहते हैं कि हर बिजनेस यूएस अभी इंडिया में ही होने वाला है। तो इंडिया में ही हाई ग्रोथेबल कंट्रीज बन चुके हैं। तो मैं इतने सारे बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सेक्टर के ऊपर आप काम करना चाहते हैं उस सेक्टर का बोन्स जानना है। बैकबोन्स अगर आप जान लिए, अगर कंपनी की ग्रोथ आपने जान ली है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा बने रहेंगे, उस कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट बिल्ड करके भरोसा से बने सकते मतलब रह सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो ईयर ऑफ रिजल्ट जो है वो इस बार भी शानदार आने वाला है, कि पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो इस बार भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है, जिसके लिए मुझे लगता है एक फिर से जर्नी होने का स्टार्ट देखने को जरूर मिल सकता है। और देखिए सिर्फ पब्लिक अकेला इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया, इंस्टीट्यूशन भी है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पास डीआईएस के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, की होल्डिंग नहीं है वो तो समझ लीजिए, क्योंकि प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है 85% के आसपास। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनी के प्रोमोटर के पास 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट देखा है तो 10% होल्डिंग प्रोमोटर को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और वो भी किसके माध्यम से, ओएफएस के माध्यम से, मतलब ऑफर फॉर सेल के माध्यम से। तो जब इस माल को बेचेंगे तो सोचना, तो इस कंपनी के ऊपर एक एडजस्टमेंट प्राइस आएगा, और साथ ही साथ इन्वेस्टर भी एक धमाका बाइंग करेंगे। तो बाकी मेजोगन मतलब शिप बिल्डर्स के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया, और अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो मैं जरूर इस जगह पे एंट्री एक लेने वाला हूँ। और मेरा जो टारगेट होगा वो 3000 के आसपास है, करीबन 27% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो देखिए, एक कोई मैं आपको बाई करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप सीखिए, सीख कर काम करिए, और हमेशा आपका जो एडवाइजर है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि हर जगह पे रिस्क है। तो रिस्क को मैनेज करके आपको काम करना होगा, रिस्क को समझ कर आपको काम करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है बोरोसो रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए इस कंपनी के तो चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं। सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट नहीं, वर्ल्ड की गवर्नमेंट भी अच्छा खासा बूस्ट कर रहे हैं। और बोरोसो रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस में भी कंपनी काम करते हैं। कंपनी फोटोवोल्टिक जो पैनल्स है उसको कंपनी बनाते हैं, और साथ ही साथ फ्लैट जो प्लेट है वो भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली ग्रोथेबल बिजनेस है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर
कंपनी काम कर रहा है और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ, कंपनी की जो कैपेक्स है, वो किस हद तक कंपनी कैपेक्स को आगे लेके जा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। 2018 में कंपनी का कैपेक्स ना के बराबर था, 2014 से 2018 तक ना के बराबर था। 2019 में एक अच्छा खासा कैपेक्स बढ़ा, कोविड के टाइम में फिर से कैपेक्स कम हो गया, उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी करके कंपनी कैपेक्स को 250 करोड़ तक लेके गया। तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कैपेक्स यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके बेसिस में कंपनी के जो रेवेन्यूज है, वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी इंडिया में 92% बिजनेस कर रहा है और बाकी इंटरनेशनल लेवल में 7% का बिजनेस कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो फ्लैट ग्लास है, जो जो सोलर पैनल का ग्लास है, उसी को कंपनी बनाते हैं और इस ग्लास को बनाकर ही कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी का कंपटीटर जो है, वो देखा जाए तो ना के बराबर है, बहुत कम कंपटीटर है, क्योंकि कंपनी एक अच्छा खासा मार्केट कैप लेकर रखा है और कंपनी का ग्रोथ भी देखिए से आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको एवरेज लेवल के आसपास दिखेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पहले ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा कम हुआ, कोई बात नहीं। कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। तो सोचिए इस कंपनी के ऊपर ये जर्नी पहले हो चुके हैं, इतना लंबा जर्नी, आपको जर्नी, आप कहेंगे सर कहाँ पे जर्नी है, आप पहले तो देखिए, पुराना तो डेटा देखिए, कोविड के टाइम में इसका प्राइस कितना था, सिर्फ 30 रुपीज के आसपास, और वहां से कंपनी कहाँ तक गया, कंपनी 830 रुपीज तक गया। तो 30 रुपीज से 830, तो सोचिए कितना बड़ा जर्नी कंपनी किया। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ मार्किंग करके। तो ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर जो रिटर्न मिला, 4000% के ऊपर, 4000% मतलब सोचिए आप, 40 गुना। तो अभी तो मुझे लगता है ये सब शुरुआत है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया हूँ, इन डेप्थ इन डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ, जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पीवीपी इंफ्रा लिमिटेड। तो पीवीपी इंफ्रा लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी, एक 96 करोड़ का कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करिए, क्योंकि जल्द से जल्द कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट करने वाला है। क्योंकि इसका फेस वैल्यू जो है वो अभी भी 10 रुपया है और कंपनी चाहते हैं इसका फेस वैल्यू को कम करना। देखिए इस तरीके से कंपनी स्प्लिट बोनस क्यों देते हैं, सबसे पहले वो बता दूं। क्योंकि कंपनी चाहते हैं कि इस मेरे कंपनी के ऊपर रिटेल पब्लिक बने रहे, क्योंकि रिटेल पब्लिक अगर बने नहीं रहेंगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा शेयर गिर जाएगा और मैं तो खत्म हो जाऊंगा। तो इसलिए रिटेल पब्लिक को हमेशा, जैसे बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाता है ना, उसी तरीके से इस तरीके से कंपनी भी लॉलीपॉप देते हैं। मैं इसी वीडियो इसलिए लेके आया हूँ, इस कंपनी के बारे में, स्प्लिट और बोनस के बारे में इसीलिए चर्चा करता हूँ, क्योंकि अच्छे कंपनी को देखकर स्प्लिट बोनस लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि बेकार, बेकार नहीं कहूंगा, बेकार कहना गलत होगा, छोटे कंपनी के ऊपर रिस्क लेना बहुत ज्यादा हाई रिस्क ही गेन हो जाएगा। तो प्लीज, जिस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन नहीं है, जिस कंपनी के ऊपर सिर्फ, देखिए प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गए और पब्लिक यहाँ पे माल उठा रहा है, तो क्या वो कंपनी बेस्ट है? आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर काम करना है, सारी चीजों को समझ कर सीख कर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।